तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले शेयर के बारे में इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। और अगर आपको किसी दूसरे ब्रोकर के ऐप में देखेंगे या साइट में देखेंगे तो वहाँ आपको -85% का इसमें जो है तो डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो वैल्यू है ये एडजस्टेड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन इनका जो था वो शेयर स्प्लिट और बोनस का एक्स डेट था, तो उसकी वजह से अमाउंट को एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन चूंकि वहाँ पे शेयर्स अभी क्रेडिट नहीं हुए होंगे, इस वजह से आपका हो सकता है कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो कम दिखा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं हम कि किसी एक व्यक्ति ने इसके एक शेयर लेके रखे हुए हैं, तो उसके बाद जब शेयर स्प्लिट होगा तो उस एक के बदले उनको मिल जाएंगे 2 शेयर, और हर एक शेयर पर उनको 3 शेयर यहाँ पे मिलने हैं बोनस। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल मिला करके उनके पास हो जाएंगे 8 शेयर। लेकिन ये शेयर इतनी जल्दी क्रेडिट नहीं होते हैं। आज के दिन उनके पोर्टफोलियो में एक ही शेयर दिखा रहा होगा, जो शायद हो सकता है कि उनने 200 या फिर 250 या फिर 300 या किसी भी रेट पे लिया होगा, लेकिन वो रेट अब घट करके सीधे हो गए हैं कितने, 55 के अराउंड जो यहाँ पे रेट चल रहा है। तो उस वजह से आपके एक शेयर की वैल्यू जो है वो शायद ऐसे 55 दिखा रही होगी और 85% का वहाँ पे नेगेटिव में डाउनफॉल दिखा रहा होगा। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। विद इन 7 डेज, 7 to 14 डेज लगते हैं बाकी के शेयर्स क्रेडिट होने में, और जब वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे तो वो एडजस्टेड वैल्यू और एडजस्टेड शेयर्स के हिसाब से जो प्राइस है, टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू जो है आपकी सेम हो जाएगी। टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस बॉक्स में ये जो है तो ये स्टॉक बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, और आज जिस तरीके की यहाँ पे कैंडल बनी है तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगली कैंडल यहाँ पे किस तरीके से बनती है, क्या वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देगी या नहीं। लेकिन अब इसमें सवाल आता है कि एज एन इन्वेस्टेड यहाँ पे इस शेयर की बात करें या फिर फ्रेश बाइंग की बात करें, दोनों के ही हिसाब से यहाँ पर अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उनके बारे में बात करते हैं जिनके पास शेयर नहीं है और जो लोग यहाँ पे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, कंपनी सबसे पहले हम बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर। और अगर हम पिछले 2-3 सालों में कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 78% CAGR से जो इनकी जो अर्निंग्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट कंपनी का जो FY23 है उसका भी गाइडेंस काफ़ी अच्छा है, और कंपनी अब यहाँ पे नॉन एयर वर्टिकल्स में भी एंट्री करना चाह रही है। तो कुल मिला के कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और उसके साथ साथ कंपनी के अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नो डाउट यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही होता है कि लाख मर्तबा कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसको राइट प्राइस पे नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपको रिग्रेट करना पड़ जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो लगभग 80 का यहाँ पे इसका पी चल रहा है, और यहाँ पे कंपनी की अगर हम मीडियन पी की बात करें अभी तक का तो वो 68 रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन तो हाई है ही, और उसमें भी अगर आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा कुछ नहीं होता, यानी कि आपके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रिवार्ड काफ़ी कम हो जाता है। यानी रिवार्ड के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे लेकिन रिस्क के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप स्टॉक को वहाँ पे एक निचले स्तर पर लेते हैं, एक अच्छे वैल्यूएशन पर लेते हैं, अच्छे करेक्शन पर लेते हैं कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को, तो वहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा होता है। वो एक अच्छा MOS लेवल होता है जहाँ पे आपके नीचे के डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और अपर साइड में रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा जब भी कभी एंट्री लेते हैं तो एक चीज़ को ध्यान में रखिए, वो होता है वहाँ पे वैल्यूएशन। लाख मर्तबा कंपनी काफ़ी अच्छी हो, कितना भी रैली करे, स्टॉक प्राइस को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये स्टॉक जिनके पास है उनको क्या करना है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें ईजिली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और निचले स्तर पर कभी मिले तो आप इस स्टॉक में टॉपअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे निचले स्तर का मतलब है कि स्टॉक का अगर वैल्यू कभी 44 या फिर 40 के अराउंड आता है तो ये इसके सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, जहाँ पे आप इसमें और क्वांटिटी को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक में हमें 5% की तेजी देखने को मिली है,
और तेज़ी के पीछे का जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग करने वाली है 25 ऑफ नवंबर को, और उस दिन यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी बाईबैक करेगी या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 95% टाइम्स यही होता है कि कंपनी उस चीज़ को, यानी कि जैसे यहाँ पे बाईबैक का प्लान है तो उसको कंसीडर कर लेती है। कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओके ओके सा वैल्यूएशन है। मीडियन पी अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 35 का रहा है, और फिलहाल ये 42 के पी पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में, 5 साल में और 3 साल में सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस का CAGR भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन फिलहाल 1 सालों में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिला। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से मुझे लगता है मोर देन 55% का करेक्शन इस स्टॉक ने दिखा दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और अगर कंपनी यहाँ पे बाईबैक करती है तो बाईबैक से क्या होता है कि कुछ शेयर जो कि फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं उसको कंपनी परचेज कर लेती है, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर बाईबैक होता है तो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और भी बेटर हो जाएंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट क्यों हुई है। तो गिरावट के पीछे का जो मेन रीज़न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 2 साल पहले जो कंपनी की सेल्स हुआ करती थी वहाँ से क्वार्टरली सेल्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई। लेकिन अगर आप 1 साल में देखेंगे तो वो जो सेल्स हुआ करती थी वो इनफैक्ट कांस्टेंट भी नहीं रह पाई, हमें उसमें जो है तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 118 करोड़ से 112, फिर 112 से 98, फिर 98 से 95। तो एक्चुअली इस स्टॉक में रैली इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए, लेकिन पिछले 1 साल में इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। इनफैक्ट डी ग्रोथ देखने को मिले हैं। और जो पावर ट्रेडेड वॉल्यूम्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट थोड़े बहुत हमें डिक्लाइन ही देखने को मिले हैं। और देखिए जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन कम होंगे, कंजम्पशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, तो उससे पावर की भी डिमांड जो है आपको थोड़ा और डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल सकती है। और यही सारे रीज़न है। मार्केट जो है थोड़ा सा फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करके रिएक्ट करता है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। अब देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट बहुत ड्रास्टिकली वहाँ पे घटाए गए थे, जिसकी वजह से पावर डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा हमें सर्ज होती हुई देखने को मिली। और जैसे जैसे अभी फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं तो वापस से हमें पावर के वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यही मेन 2 रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है। अभी लास्ट ईयर ही कंपनी ने बोनस दिया था, अभी कंपनी जो है तो बाईबैक भी करने जा रही है, ठीक ठाक सा डिविडेंड भी देती है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेज जो मैंने एक बार आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप वो देखेंगे तो कंपनी हर एक स्टॉक में आपको वो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। स्टेज 1 में स्टॉक रहता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है, फिर उसके बाद स्टेज 2 में जाता है जहाँ स्टॉक जो है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ रैली करता है, फिर एक स्टेज 3 आता है जहाँ पे स्टॉक का पीक बन जाता है, और फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और वापस से ये हो गया आपका स्टेज 4, ये हो गया स्टेज 3, ये हो गया स्टेज 2, ये हो गया स्टेज 1, और वापस से कंसोलिडेट करने के बाद एक बार फिर से स्टेज 1 के लिए स्टॉक रेडी होने की कोशिश करता है। अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्या स्टॉक अब एक बार फिर से अपने स्टेज 1 में आने के लिए तैयार है या नहीं। तो देखिए चांसेस तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से स्टेज 1 में ये स्टॉक जो है आपको मूव करता हुआ देखने को मिल जाए, बट उसकी गारंटी आप तभी ले सकते हैं जब आपको ये स्टॉक जो है 160 के ऊपर एक बार फिर से ट्रेड करता हुआ मिले। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो ये जो लेवल हैं काफ़ी अच्छे लेवल हैं। इनफैक्ट अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो शायद यहाँ पे एक और डाउन साइड आपको देखने को मिले, वो शायद 120 के लेवल्स देखने को मिल जाएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आज जो हमें ये तेज़ी देखने को मिली है इस स्टॉक में, आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे आए हैं, वो बाईबैक के न्यूज़ की वजह से हमें तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी स्टॉक में जो रन अप आता है, जो तेज़ी आती है, वो उसके
अर्निंग की वजह से आती है। तो जब तक कंपनी की अर्निंग्स नहीं स्ट्रांग होंगी, कंपनी वहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं दिखाएगी, सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाएगी, तो ये स्टॉक प्राइस की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। लॉन्ग रन की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी में इतना पोटेंशियल है, कंपनी में मोनोपोली है, ऑल दो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंपनी जो है तो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर पा रही है। 95% का इसका मार्केट शेयर है। और इन द लॉन्ग रन देखेंगे, अगर आप आज से 5 साल 10 साल बाद की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस समय पर आज की डेट के कंपैरिजन में सेल्स और अर्निंग्स दोनों ही इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पेन हो सकता है, शायद 1 साल 1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, बट इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर करंट लेवल की बात करें एवरेजिंग के हिसाब से या फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री के हिसाब से, तो आई थिंक लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से आपका जो है तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है तो वहाँ पे रेशियो में काफ़ी अच्छे आपको जो है तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर रिस्क की बात करें तो डाउन साइड आई थिंक 120 आप मान के चल सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।